Hello everyone. So today we are going to start history, chapter number first, and name of the chapter is the First War of Independence. So सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी कंट्री जो इंडिया है वो आज़ाद हुई 1947 में, लेकिन जो इसका स्टार्टिंग था, इसके लिए जो स्ट्रगल था वो स्टार्ट हो गया था 1857 से। तो ऐसा क्या हुआ था 1857 में जिसके वजह से लोग इतने प्रवोक हो गए कि उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारे रीजंस हम देखेंगे, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिकल कॉज, सोशियो रिलीजियस कॉजेज एंड मैनी मोर थिंग्स। बट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इमीडिएट कॉज। ऐसा क्या हुआ कि तुरंत इस चीज़ को स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ गई और लोग इतने भड़क गए कि उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो सबसे पहले 1856 में एक मॉडर्नाइज्ड राइफल इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसको बोलते हैं न्यू इनफील्ड राइफल। इसको इंट्रोड्यूस किया गया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इसमें ये था, इसका जो लोडिंग प्रोसेस था वो ऐसा था कि बाय द बाइटिंग ऑफ द ग्रीस्ड पोर्शन ऑफ कैटरिस्ट। इसमें ये था जो टॉप पार्ट होता है उसको बाइट ऑफ करके देन उसमें बारूद वगैरह भरने होते थे। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, बट एक र्यूमर फैल गई। एक र्यूमर फैली जनवरी 1857 में और फैली बंगाल में, और वो ये था कि जो ग्रीस्ड पोर्शन है इस वेपन का वो बना हुआ है, उसको प्रिजर्व करने के लिए जो फैट यूज़ किया जाता है वो बना हुआ है बाय द काउज एंड पिग्स। सो जो इंडियन सोल्जर्स थे, एज वी नो कि काउ इज सपोज्ड एज होली इन इंडियन हिंदूज एंड वेयर एज पिग इज कंसिडर्ड एज टैबू इन इस्लाम रिलीजन। सो उन्होंने रेफ्यूज़ कर दिया, जो इंडियन सिपॉयज थे उन्होंने रेफ्यूज़ कर दिया कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। सिपॉयज का मतलब होता है जो इंडियन सोल्जर, सिपॉयज मीन्स इंडियन सोल्जर जो वर्क कर रहे हैं अंडर द ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनको हम सिपॉय बोलते हैं, सिंपल। तो सिपॉयज ने डिनाई कर दिया क्योंकि वो काउज और पिग का मैटर वहाँ पे आ गया था। बट देन तो उनको फोर्स किया गया कि नहीं, आपको यूज़ करना पड़ेगा, आपको उसको जैसे भी यूज़ करने का प्रोसेस है उसके थ्रू आपको गो थ्रू जाना पड़ेगा और आपको यूज़ करना है। तो क्या हुआ, इसकी वजह से इंडियन सोल्जर्स स्टेज एन अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिए। और एक नाम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे इवेंट में वो है मंगल पांडे। मंगल पांडे भी एज अ सिपॉय काम करते थे इन बैरकपुर। सो इन्होंने भी सेम चीज़ किया था एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड बट मार्टिर। तो इसमें एक चीज़ और, इनके डेथ को कंसिडर किया गया या फिर देखा गया एज अ हीरोइक सेक्रीफाइस बाय हिज सपोर्टर्स, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम पॉलिटिकल कॉज देखेंगे। पॉलिटिकल कॉज टोटल थे 4। पॉलिटिकल कॉज हमारे टोटल 4 थे, जिसमें फर्स्ट है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, सेकंड इज डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर, देन ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहब, एंड लास्ट वन इज एब्सेंटी सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम लास्ट में देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी पोर्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। देखो, बहादुर शाह जफर जो थे ये लास्ट मुगल एम्परर थे, ये लास्ट मुगल रूलर थे। इनके बाद जो आए उनको तो हटा ही दिया गया, इवन इनको भी शिफ्ट कर दिया गया था, इनको फोर्सफुली शिफ्ट कर दिया गया था। और एक चीज़ और थी कि इनकी जो रॉयल्टी थी, रॉयल्टी टाइटल, इन सारी चीज़ों को इनसे छीन लिया गया था, ठीक। देन ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहब। नाना साहब इनको ये पहले तो बाजीराव के एडॉप्टेड सन थे, बाजीराव सेकंड के, एंड इनके साथ क्या हुआ था कि इनकी पेंशन को रोक दिया गया था, हिज पेंशन स्टॉप, एंड इनको इनको शिफ्ट करने के लिए फोर्स किया गया फ्रॉम कानपुर टू पुणे। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो पुणे है वो कंसिडर किया जाता है एज अ सिटी ऑफ मराठास, और वहाँ से इनको भेजा गया। लास्ट वन इज एब्सेंटी सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश। अनलाइक मुगल रूलर्स, जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे कि यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसको भेजते थे इंग्लैंड। तो जो इंडियंस थे जो यहाँ पे हम लोग रूल हो रहे थे, इनको ये लगा कि वी आर गवर्न बाय द एलियन गवर्नमेंट। एलियन गवर्नमेंट इसलिए बोला गया क्योंकि अभी इसके पहले मुगल्स हम लोग को रूल कर रहे थे, और तो जब तक हमें मुगल्स रूल कर रहे थे तो हमारे यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट होती थी और हमारे यहाँ पे ही स्पेंड होती थी। बट जब ब्रिटिशर्स ने हमें रूल करना स्टार्ट किया तो हमारे यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करके उसको आउटसाइड ऑफ द कंट्री भेजना स्टार्ट किए, ठीक। अब लास्ट है हमारा पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, जिसको हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना है। पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में भी 4 चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज आउटराइट ऑफ वॉर्स। अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करने के लिए ब्रिटिशर ने डायरेक्टली वॉर स्टार्ट कर दिया।
और उसमें कुछ वॉर हैं जैसे बैटल ऑफ बक्सर, और बैटल ऑफ बक्सर से बिहार, बंगाल और उड़ीसा इसको एनेक्स किया गया, कंट्रोल किया गया। एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, दीज आर द काइंड ऑफ वॉर जो ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट स्टार्ट करके अलग अलग टेरिटरी को अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट किया। नेक्स्ट इज सब्सिडरी अलायंस। देखो अलग अलग पॉलिसी थी और अलग अलग लोगों ने उसको इंट्रोड्यूस किया था, और उसको भी याद करने के ट्रिक हैं। जैसे सब्सिडरी अलायंस, दिस वर्ड इज एंड्स विथ वाई, तो इसको जो इंट्रोड्यूस किए थे लॉर्ड वेलेस्ली, इनका भी जो नाम है वो वाई से खत्म होता है, ऐसे आप याद रख सकते हो इस चीज को। और इसमें था क्या कि वी गिव यू प्रोटेक्शन एंड वी नीड एरिया एंड प्लेस फॉर रेजिडेंट एंड हेडक्वार्टर। हम आपके टेरिटरी को हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, और हमें क्या चाहिए, आपके टेरिटरी में प्लेस चाहिए रेजिडेंट के लिए, अपने हेडक्वार्टर को वहाँ पे एस्टैब्लिश करने के लिए। और दूसरी चीज़, फोर्स किया जाता था कंपनी रूल को एक्सेप्ट करने के लिए। तो कुछ रूलर इसको एक्सेप्ट कर लेते थे, और जो एक्सेप्ट नहीं करते थे उन्हें फोर्सफुली एक्सेप्ट करवाया जाता था। ठीक, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है अवध, सब्सिडरी अलायंस के थ्रू उसको एनेक्स कर लिया गया। देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, इसमें भी डॉक्ट्रिन के लास्ट में ई, लैब्स के लास्ट में ई, तो इसको जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड डलहौजी, इनके नाम के लास्ट में भी ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इवन ये एग्जाम्स वगैरह में भी पूछे जाते हैं, सो आप ऐसे नाम याद रख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस कि अगर कोई इंडियन रूलर है और उसके कोई बायोलॉजिकल नेचुरल हेयर नहीं है आई मीन, सो उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, किंगडम है, वो चली जाएगी डायरेक्टली टू द ब्रिटिशर्स। तो इसमें क्या था, इफ इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर, किंगडम सरेंडर एंड गोज टू ब्रिटिश। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है झांसी। इनके जो भी इनके बेटे थे वो एडॉप्टेड सन थे, ना कि उनके नेचुरल बायोलॉजिकल सन थे। इस वजह से जो इनकी प्रॉपर्टी थी उसको ले लिया गया कंट्रोल में, और इसके लिए भी रिवोल्ट हुए थे। अलग अलग बहुत सारे ऐसे रीजन थे जिसके वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट इज प्रिटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिसरूल्ड, और इसको भी इंट्रोड्यूस किए थे लॉर्ड डलहौजी। और ये जो था ये बेस्ड ऑन अजम्पशन। इसमें क्या था कि अगर हमें ये लगेगा कि आपकी जो टेरिटरी है आप उसको अच्छे तरीके से रूल नहीं कर पा रहे हो, गवर्न नहीं कर पा रहे हो, तो उसको हम अपने कंट्रोल में ले लेंगे और उसको फिर हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करेंगे। तो इसमें क्या था, इसका भी सबसे बड़ा एग्जांपल है अवध। अवध में इनको ये लगा कि अच्छे से रूल नहीं किया जा रहा है, तो अवध को इन्होंने एनेक्स्ट कर लिया, और रीज़न यही था कि उनको लगा कि मिसगवर्न किया जा रहा है। बट वहाँ के जो लोग थे, नवाब जब तक रूल कर रहे थे तब तक ज़्यादा सुखी थे, जब ब्रिटिशर्स आ गए तब वो ज़्यादा परेशान हो गए। परेशान होने के पीछे रीज़न क्या है कि टैक्सेस हाई कर दिए गए, जॉब्स वगैरह बहुत नॉमिनल कर दी गई, इंडियंस को उसमें से हटा दिया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें, कंडीशन वर्स्ट होती गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब पॉलिटिकल कॉज इतना ही था, अब हम देखते हैं सोशियो रिलीजियस कॉज। अब ऐसे रिलीजियस कॉजेस क्या थे, रिलीजियस सेंटिमेंट्स कैसे लोगों के हर्ट हुए थे जिसकी वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। तो इसमें सबसे पहले है टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस। रिलीजियस प्लेस को विजिट करने के लिए हाई टैक्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम हर्ट हुए, जिसकी वजह से भी लोगों ने रिवोल्ट किया। नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस इन सोशल कस्टम। पहले से चली आ रही रिचुअल्स को, प्रथाओं को ख़त्म करना स्टार्ट कर दिए ब्रिटिशर्स ने। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सती प्रथा, विडो मैरिज। सती प्रथा को हिंदू में माना जाता था, विडो मैरिज नहीं एक्सेप्ट करते थे, बट इन सारी चीज़ों को स्टार्ट किया गया, कुछ चीज़ों को ख़त्म किया गया। इससे हिंदुओं के जो सेंटिमेंट्स थे वो हर्ट हुए और उन्होंने भी रिवोल्ट स्टार्ट किया। देन एक्टिविटीज़ ऑफ मिशनरी। लोगों को ये लगने लगा, इंडियंस जो थे उनको ये लगने लगा कि जो ब्रिटिशर हैं वो इंग्लिश को प्रमोट करना चाह रहे हैं, बट इंग्लिश को प्रमोट करना उनका सेकेंडरी पर्पज़ है। उनका प्राइमरी पर्पज़ ये है कि वो हमारे कल्चर को, हमारे चीज़ों को डाइल्यूट करना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं। ठीक, तो ये भी एक रीज़न था। नेक्स्ट इज पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जैसा कि हम जानते हैं फॉरेनर्स, ब्रिटिशर्स वाइट होते हैं, तो उन्होंने वाइट को एज अ सुपीरियर कलर डिक्लेयर कर दिया कि वाइट जो है वो सुपीरियर है और जो ब्लैक हैं या फिर कलर्ड हैं वो हमारे लिए इन्फीरियर है। तो ये भी एक रीज़न था। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग वेस्टर्न एजुकेशन, जो कि इससे रिलेटेड है। वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करके आप हमारे कल्चर को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये लोगों का माइंडसेट बन गया। इस वजह से लोगों ने इसके लिए अपोज किया। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं
इकोनॉमिक कॉजेस, सबसे बड़ा रीजन यही था, इकोनॉमिक कॉजेस। क्यों? क्योंकि हमारी वेल्थ बाहर जा रही थी। इससे पहले भी हम रूल हो रहे थे, बट हमारी वेल्थ बाहर नहीं जा रही थी, ऑल्दो यूज हो रही थी फॉर सम पर्सन, सेंटर्ड हो गया था, सेंट्रलाइज्ड हो गया था, बट बाहर नहीं जा रही थी। तो लोगों को परेशानी तो हो रही थी, बट इतनी नहीं हो रही थी कि वो रिवोल्ट करने पे उतर आए थे। ठीक है, इसमें देखते हैं। सबसे पहला और सबसे मास्टर लाइन है इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया इन कंपेयर टू एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स। देखो यहाँ से सपोज इंडिया से हमें गुड्स को भेजना है बाहर, इंग्लैंड में या फिर किसी भी यूरोपियन कंट्री में, तो उसकी जो एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया ताकि लोग अफोर्ड ही ना कर पाए उसको बाहर बिजनेस करना। दूसरी चीज़, जो इंपोर्ट ड्यूटी है ब्रिटिश गुड को इंडिया में लाके बेचना है, उसको बहुत नॉमिनल कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत ईजिली वो लोग यहाँ पे बिजनेस कर पा रहे थे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, इंडिगो काफ़ी डिमांड में था, जिस वजह से इंडियंस को फोर्सफुली इंडिगो उगाने के लिए फोर्स किया जाता था। दूसरी चीज़, इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती थी और कुछ फ़ायदा भी नहीं होता था जो इंडियंस थे उनको। नेक्स्ट इज डिके ऑफ कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। अब इसका रीज़न आप इससे रिलेट कर सकते हो, क्यों खत्म हो गई जो कॉटेज और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। रीज़न बीइंग कि एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन गुड्स, हम बना के यहाँ पे लोग खरीद ही नहीं रहे हैं उतना और बाहर हम बेच नहीं पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। और ये खत्म होने की वजह से, इंडस्ट्रीज खत्म होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। सिंपल, हर चीज़ को आप लिंक कर सकते हो। इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, जॉब कम हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। ओके, सो नेक्स्ट इज